आज की क्लास में सबसे पहले मैं आपको सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। ठीक है, मैंने अभी तक आपको जो समझाया है और आपने प्रीवियस छोटी क्लासेस से लेके आज तक जो समझा और सीखा है, उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो मैंने आपको ये सेल बताया था। और इस सेल में एक्चुअली होता क्या है कि ये जो बाहरी मैंने यहाँ पे लेयर बनाया, दैट इज मेम्ब्रेन। क्या है ये? मेम्ब्रेन है। ठीक है, तो ये सेल मेम्ब्रेन हो गया। लेकिन अगर हम प्लांट सेल्स की रिगार्डिंग बात करते हैं तो प्लांट सेल्स में क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक और लेयर होता है। सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक और लेयर होता है जिसको हम लोग सेल वॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल वॉल बोलते हैं। तो प्लांट सेल्स में सेल वॉल के बाद की लेयर को हम लोग सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। और ये जो सेल मेम्ब्रेन है, ये जो क्या है? सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, तो एनिमल सेल्स में एक्सटर्नल लेयर है और प्लांट सेल्स में ये सेल वॉल के लेयर के बाद पाया जाता है। ये तो आपको पता है, ये आप शुरुआती क्लासेस से पढ़ते चले आ रहे हैं, तो इसमें तो कोई दिक्कत आपको है नहीं। अब दूसरी जो चीज है वो ये है कि अगर आप इसका टीएस जो है, इसको आप माइक्रोस्कोपिक व्यू में देखते हैं तो वो ऐसा नजर आता है। अब ये स्ट्रक्चर है क्या, सो समझाती हूँ मैं आपको कि इस स्ट्रक्चर में ऐसी क्या खासियत है। इसको हम लोग नेम करते हैं फ्लूइड मोजाइक मॉडल। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? हम लोग इसको कहते हैं फ्लूइड मोजाइक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो यहाँ पे बना हुआ है, दैट इज, समझा देती हूँ मैं आपको, काफी आसान सा डायग्राम है। फ्लूइड मोजाइक, फ्लूइड मोजाइक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन। देखिए, होता ये है जैसे सैंडविच आपने देखा है ना, अपर साइड में एक ब्रेड आपने लगाया, फिर लोअर साइड में एक ब्रेड आपने लगाया, बीच में कोई स्टफ आपने फिल कर दिया यहाँ पे। तो इसमें क्या है, इसके डायग्राम में क्या खासियत है कि अगर मैंने इसको यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे करके काट दिया, कट कर दिया, तो फॉस्फोलिपिड का बाय लेयर है यहाँ पे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउ मेनी लेयर्स ऑफ फॉस्फोलिपिड आर प्रेजेंट इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, तो आपका आंसर होगा 2 लेयर्स। कितने लेयर है यहाँ पे? 2 लेयर्स है। ठीक है, दूसरी बात, इसको बिल्कुल अगर सिंप्लीफाइड फॉर्म में, अब जैसे रौनक क्वेश्चन पूछ रहे थे कि मैम क्या ये पूरा पूरा बनाना पड़ेगा या फिर, तो ये एक्चुअली कुछ है नहीं, ये डायग्राम कुछ है नहीं। अब एक चीज देखिए, यहाँ पे आपने नोटिस करा होगा कि ये एक ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है और यहाँ पे इसका ये टेल बना हुआ है। ठीक है, अब एक चीज देखिए, क्या आप इसको रिपीट नहीं कर सकते? ये देखिए, इसको क्या करना है, ऐसे रिपीट करना है। क्या करना है? इसको ऐसे रिपीट करना है। अच्छा, इसको जब रिपीट करना है तो पूरी एक्सप्लेनेशन जो निकल के आएगी इसी के अंदर से, जो आपके पास कॉन्सेप्ट है उसी कॉन्सेप्ट के अंदर से एक्सप्लेनेशन आपको नोट करना है, कुछ रटना नहीं है इसमें। यहाँ पे अगर हम इसको जूम करेंगे, यहाँ पे इसको क्या करेंगे, अगर हम जूम करेंगे तो ये हेड रीजन है। ये क्या है? हेड रीजन है। अच्छा, हेड रीजन किसका है? फॉस्फेट का है। हेड रीजन किसका है? यहाँ पे फॉस्फेट का है। और इसका जो टेल रीजन है वो फैटी एसिड का, मतलब लिपिड का बना हुआ है। ठीक है, इसका जो हेड है वो पोलर यानी हाइड्रोफिलिक होता है और इसका जो टेल है वो नॉन पोलर यानी हाइड्रोफोबिक होता है। ये सब एक्सप्लेनेशन में निकल के सामने आता है। ठीक है, अच्छा, तो मैं बच्चों को कहती हूँ, अगर मैंने ये रफ पेज लिया कि पहले ऐसा करो कि एक आउटलाइन यहाँ बनाया, एक आउटलाइन यहाँ बनाया। ठीक है, सबसे पहले इसको रिपीट करना है। सबसे पहले क्या करना है? इसको रिपीट करना है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि बीच में यहाँ पे आपको, और ऐसा ही आपको लोअर साइड से भी, ये मैंने ज्यादा नीचे बना दिया, ऐसा ही आपको लोअर साइड से भी बनाना है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि फिर ये बीच बीच में क्या है, तो आगे जाके आपके पास आपकी क्लास में एक चैप्टर है, दैट इज चैप्टर 11, ट्रांसपोर्टिंग प्लांट्स। ठीक है, वहां मैं आपको सिखाऊंगी, हालांकि वो प्लांट्स में है बट एनिमल्स में या कहीं भी हो, तो मेम्ब्रेन में कुछ चैनल प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट होती है वैसी चीजों को पास कराने के लिए, जो कि साइज बड़ा होने की वजह से इस मेम्ब्रेन से कभी भी डिफ्यूज होके आर पार नहीं हो सकते थे। ठीक है, कैसे आप एक कमरे में रहते हैं तो आपको गेट बनाना पड़ता है बाहर निकलने के लिए, तो अगर ये चैनल प्रोटीन नहीं हुआ तो उस चीज को आप आर पार नहीं करा सकते। तो ये चैनल प्रोटीन है या फिर कैरियर प्रोटीन है। ठीक है,
कुछ कोलेस्ट्रॉल्स भी इस मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। अब कुछ ऐसा भी प्रोटीन होता है जो बेचारा कोशिश तो करता है अंदर जाने की, बट ये बाहर ही फंसा रह जाता है। उसको हम लोग पेरिफेरल प्रोटीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेरिफेरल प्रोटीन। और जो ये कैरियर प्रोटीन और चैनल प्रोटीन है, इनको हम लोग इंटीग्रल प्रोटीन्स बोलते हैं, क्योंकि इसने पूरा पेनिट्रेट कर दिया है, ये आर पार जा सकता है, आ सकता है। ठीक है, इसके साथ कुछ ग्लाइकोप्रोटीन्स भी लगे हो सकते हैं। तो ये जो एक्सप्लेनेशन है, ये सबसे पहले सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था। ये सबसे पहले किसने दिया था? सिंगर एंड निकोलसन ने बताया था। मेम्ब्रेन को बहुत ध्यान से, बहुत बारीकी से देखा था। उन्होंने बताया था कि ऐसा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जब बिल्कुल जूम करके बहुत ध्यान से देखा जाता है, तो उसमें क्या होता है, हमें इतने सारे लेयर्स जो है वो देखने को मिलते हैं, है ना। तो ये आपका क्या है, फ्लूइड मोजाइक मॉडल है। मैं इनका नाम लिख देती हूँ, मैंने आपको बार बार रिपीट करा है। एक रिसर्चर, साइंटिस्ट या उसको डिस्कवर करने वाले नेम का मतलब है डायरेक्ट सीधा कॉपीराइटेड एक नीट का क्वेश्चन आप ढूंढेंगे, आपको मिल जाएगा जरूर, गारंटी के साथ। ठीक है, तो ये फ्लूइड मोजाइक मॉडल है, जिसमें हम लोग जो इंपॉर्टेंट वर्क जिनका है उनका नाम लिख लेते हैं हम लोग, है ना, जिन्होंने इसको क्या किया था, प्रपोज करने का काम किया था। ठीक है, तो फ्लूइड मोजाइक मॉडल ऑफ plasma membrane of plasma membrane was was proposed by Singer and Nicholson, by Singer and Nicholson। नाम याद कर लेंगे अभी के अभी, सिंगर एंड निकोलसन, in 1972, in 1972 नोट कर लेंगे इसको। ठीक है, तो इन्होंने ये बताने का काम किया था, इन्होंने बोला था कि ऐसा है, ये फ्लूइड मोजाइक मॉडल जो है वो इस तरीके से जब हम समझते हैं तो हमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में सारी चीजें समझ आती हैं। ठीक है, इसी का ये 3D अपीयरेंस यहाँ पे आपको इस तरीके से नजर आ रहा है। अब आपको धीरे धीरे मेरी बात समझ आ रही होगी कि मैं क्या बोलना चाह रही थी तब से। यहाँ पे फॉस्फोलिपिड के 2 लेयर्स हैं, जिसमें से ये हेड वाला क्या है, यहाँ पे फॉस्फेट है, और ये इसकी जो पूंछ बनी हुई है, इसका जो टेल है वो क्या है, फैटी एसिड और लिपिड है। इसका जो हेड है वो हाइड्रोफिलिक है, इसका जो टेल है वो क्या है, हाइड्रोफोबिक है। ठीक है, शॉर्ट में हम लोग कुछ पॉइंट्स लिखेंगे, मेरे साथ साथ आप नोट करते चलेंगे। पहले हम लोग कुछ इसके बेसिक पॉइंट्स देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको नोट कर दूंगी। ठीक है, देखिए, जब हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के काम को देखना स्टार्ट करते हैं, फंक्शंस को देखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, काम क्या है, आप इस मकान में रहते हैं, पहले ऐसे समझिए, ये आपका मकान है। ठीक है, पता चला आपने क्या किया, इसकी जो दीवारें हैं, बाउंड्री जो है, इन सब को आपने तोड़ के खत्म कर दिया। अच्छा, वो जो था लिखा हुआ वो हट गया, यहाँ से मैं वापस कर देती हूँ उसको। तो जब आप उसको हटाएंगे तो उससे क्या होगा, सोचिए। हटाने से ऐसा होगा कि आप जहाँ पे रह रहे थे या फिर आप जहाँ सरवाइव कर रहे थे, वो क्या हुआ, उसका बाउंड्री भी वहां से फिनिश हो गया। बाउंड्री के फिनिश होने का क्या मतलब है, जब आप वहां से बाउंड्री फिनिश कर दीजिएगा तो इसका मतलब आपकी आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी। आप बोल ही नहीं सकते कि भाई ये मेरा मकान है। भाई आप तभी बोलिएगा ना जब आप वहां पे क्या है, उसके अंदर आप सरवाइव कर रहे हैं और आपने उसकी बाउंड्री बना रखी है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे इसका जो आउटर क्या है, यहाँ पे बाउंड्री है, वो कौन बना रहा है, सेल का। जैसे मैंने ये बाउंड्री हटा दिया, अब आप कहाँ बोलिएगा कि मकान है आपका, कुछ है ही नहीं, आइडेंटिटी लॉस्ट हो गई। तो सबसे पहला काम है आपको प्रोटेक्शन, मतलब जो सेल के अंदर जितनी चीजें हैं, सेल के अंदर, चाहे इसका न्यूक्लियस हो, चाहे इसका माइटोकॉन्ड्रिया हो, चाहे इसका गोल्जी अपरेटस हो। तो पढ़ाई तो हम तभी कर रहे हैं ना जब क्या है, इसके चारों तरफ मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन को हम हटा देंगे तो हवा में थोड़ी रहेगा ये, है ना। तो ये करता क्या है, फॉर्म्स आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ द सेल। ठीक है, डाइजेस्टिव नेचर आपने बहुत कम सुना होगा। ये करता क्या है, सेल जो है, इसमें लाइसोसोम प्रेजेंट होने की वजह से
मेम्ब्रेन करता क्या है कि अगर किसी चीज को इंटेक्ट कर रहा है तो वो जानता है कि उसको किस तरीके से उसको शॉर्ट आउट करना है। कोई भी मेम्ब्रेन हो किसी सेल का, अब हम ऐसा तो है कि किसी मकान की दीवारें बना के बैठे हैं, किसी सेल का। अच्छा, मैंने आपको सेल डिवीजन पढ़ाया था, ये डायग्राम देखिए, है हम लोगों के पास प्रीवियस क्लास का। अच्छा, इस डायग्राम में मैंने आपको बताया था कि सेल अपने आप को डिवाइड करता है। ये रहा सेल डिवीजन, आपने देखा था यहाँ पे इस डायग्राम में, ठीक है। तो सेल डिवीजन जब आपने देखा तो सेल डिवीजन तो तभी करेगा ना, जैसे मैंने यहाँ पे इसकी बाउंड्री बना दी, मेम्ब्रेन बना दिया मैंने ये, ठीक है। अब ये मेम्ब्रेन जो बना, ये मेम्ब्रेन बोलेगा भाई मैं तो एकदम यहीं पे डट के रहूंगा और मुझे ना घटना है ना बढ़ना है, मैं बिल्कुल यहाँ पे बाउंड्री बना के मैं बैठ गया। ये ना एक्सपेंड करेगा, ना इंक्रीज करेगा, ना फ्लेक्सिबिलिटी होगी इसमें। क्या तब सेल डिवाइड कर सकता है क्या? नेवर, कभी भी डिवाइड नहीं कर सकता है। तो इसका मतलब है कि मेम्ब्रेन डिवाइड तो तब करेगा ना जब चीजों को डिवाइड करने के लिए इसको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो कैसे लेगा ये? एक ही तरीके से ले सकता है, जब ये क्या करेगा, मेम्ब्रेन के थ्रू चीजों को डिफ्यूज करने देगा। तो इसका मतलब, और सारी चीजों को जाने नहीं देगा। तो ये डिफ्यूज तो तब करने देगा ना जब ये परमिएबल होगा। परमिएबल मतलब जो जाने देगा, ठीक है। लेकिन ये सिलेक्टिव परमिएबल होता है, हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट अक्रॉस मेम्ब्रेन। लेकिन सब कुछ को आने जाने नहीं देगा, जो चीजें जरूरी होंगी उसको जाने देगा, जो चीजें इंपॉर्टेंट नहीं होगी उसको रिजेक्ट कर देगा, ठीक है। इसके पास कुछ सेल सरफेस रिसेप्टर्स भी होते हैं, जैसे आपने देखा था ऊपर में ग्लाइकोप्रोटीन्स बैठे हुए थे, ठीक है। ग्लाइकोप्रोटीन रिसेप्टर्स प्रेजेंट ऑन आरबीसी। आरबीसी जो आपके सेल में होता है उसका रिसेप्टर यहाँ पे बैठा होता है इसके सरफेस पे, ठीक है। सेल अडहेशन मॉलिक्यूल्स, कैडहेरिंस इसको बोलते हैं, प्रेजेंट ऑन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ सर्टेन सेल्स, प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लेमेशन। क्या होता है मैं समझाती हूँ आपको, देखिए। अगर हम एक सेल देखते हैं, अगर हम क्या देखते हैं, एक सेल देखते हैं, कभी भी अगर इंग्लिश का वर्ड कोहेशन लिखा जाता है, एक वर्ड है कोहेशन और एक वर्ड है एडहेशन। आप जब फेविकॉल का डब्बा खरीद के लाते हैं तो उसके ऊपर एडहेसिव लिखा होता है, कोहेसिव लिखा देखा है क्या आपने? नहीं देखा होगा। रीजन ये है, आप अगर किसी वुडन स्टिक को किसी पेपर से आप यहाँ पे स्टिक करना चाहते हैं तो फेविकॉल का ऐड कर सकते हैं। अगर दो अलग अलग चीजों को जोड़ने वाली चीज होती है तो वहां पे हम अडेसिव वर्ड का यूज करते हैं। अगर आप सिर्फ एक ही जैसी चीजों को जोड़ सकते हैं तो कोहेसिव टर्म वहां पे यूज करते हैं। तो मार्केट में कोहेसिव बना के क्या करेंगे, जब वो बिकेगा ही नहीं तो ज्यादातर अडेसिव बनाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मेरा कोई फेविकॉल से मतलब नहीं था, यहाँ मुझे आपको एक छोटी सी बात समझानी है। देखिए, अब हम यहाँ पे बना क्या रहे हैं, सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना रहे हैं, ठीक है। अच्छा, सेल का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो सेल के अंदर अगर कोई चीज जाएगी, सेल के अंदर अगर किसी चीज को आप एंटर कराइएगा तो इसका वॉल्यूम बढ़ेगा। अच्छा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो सेल स्वेल करेगा। सेल अगर स्वेल करेगा, इसका जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो उसको हम लोग इन्फ्लेमेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन्फ्लेमेशन बोलते हैं। अब जरूरी तो नहीं है कि सेल के अंदर जो चीजें भरी हुई है उसी चीज को आप अंदर ट्रांसपोर्ट कराइए, तभी यहाँ पे एडहेशन लिखा है। क्या लिखा है? एडेशन लिखा है, कोहेशन नहीं लिखा है। इसको जिस चीज की रिक्वायरमेंट है उसको आप बाहर से भेज रहे हैं। तो अगर एक ही जैसी चीजें भेजी जाती जो सेल के अंदर ऑलरेडी अवेलेबल है तो हम उसको क्या बोलते हैं, कोहेशन। लेकिन ऐसा तो है नहीं, यहाँ पे हम लोग एडेशन लिखेंगे, ठीक है। जंक्शंस helps in formation of various types of junction adherence and anchoring along with the help of cytoskeleton elements। ये तब की बात करी जा रही है जब कोई हम मेम्ब्रेन देखते हैं, जब हम कोई क्या देखते हैं, मेम्ब्रेन देखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई मेम्ब्रेन है और वो सीलिया या फ्लैजिला वहां से निकालने का काम कर रहा है, वहां से सीलिया या फ्लैजिला, तो ये क्या कर, इसको साइटोस्केलेटन एलिमेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? साइटोस्केलेटन एलिमेंट्स बोलते हैं। तो ये कुछ क्या है, यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन के इंपॉर्टेंट फंक्शंस है। मैं इसको क्लियर कर देती हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और मैं आगे बढ़ती हूँ। चलिए, वो सीरीज में नहीं था, यहाँ से पेज 1 पहले इसका लीजिए स्क्रीनशॉट। 1 हो गया होगा यस ये मैम, हो गया। पेज। हाँ, पेज 2 इसका लीजिए। ये बनाना नहीं है आपको, बनाने वाला डायग्राम ये ले लिया आपने, तो बनाने वाला डायग्राम ये है, इसको लीजिए। नोटबुक में ये बनाना पड़ेगा आपको, बनाए बिना और कुछ है नहीं इसको बनाने में, मैंने आपको पहले ही बताया। एक ये है और इसको रिपीट कर देना है ऊपर और नीचे, बस हो गया, फिनिश। कुछ नहीं है इसमें।
अब इसमें जो जो एक्सप्लेनेशन है उसको फटाफट हम लिखते जाते हैं, ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे हम लोग। अच्छा, एक नीट का क्वेश्चन आप देखिएगा, पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर देखना स्टार्ट कीजिए। आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, सेल मेम्ब्रेन में कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट होती हैं, ओनली प्रोटीन्स, ओनली लिपिड्स, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, ओनली कार्बोहाइड्रेट्स, तो क्या हो जाएगा, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, है ना। तो इसके बेसिस पे सेल मेम्ब्रेन के रिगार्डिंग मेरे साथ साथ हाथ चलाएंगे। सेल मेम्ब्रेन, मैं भी स्पीड बढ़ा रही हूँ, आप भी बढ़ाइए। सेल मेम्ब्रेन, चलिए, सेल मेम्ब्रेन की खासियत क्या है कि सेल मेम्ब्रेन जो है is mainly composed of mainly composed of lipids and proteins, lipids and proteins। ये लिपिड और प्रोटीन का आपने सीखा है, रटने की जरूरत नहीं है, आपको याद हो गया होगा, ठीक है। और जो फॉस्फोलिपिड्स हैं इसके, phospholipids are arranged in bilayer। ये तो मैंने आपको सिखा रखा है, आपने डायग्राम में भी देखा कि इसके 2 लेयर्स प्रेजेंट होते हैं। इसके क्या होते हैं, 2 लेयर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आसान सा पॉइंट है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि जब आप फॉस्फोलिपिड को देखते हैं, जब आप किसको देखते हैं, फॉस्फोलिपिड को देखते हैं, ठीक है, तो इसकी खासियत ये है कि इसके पास, अगर हम इसको ऐसे करें, यहाँ पे फॉस्फोलिपिड में इसका हेड और टेल, एक साइड इसका लिख लीजिए हेड और दूसरे साइड लिख लीजिए इसका टेल। आसान हो जाएगा इससे ना, बहुत ज्यादा स्टेटमेंट बनाने का कोई फायदा है नहीं, ये तो आप एग्जाम में खुद भी बना सकते हैं ना। इसका जो हेड है, ठीक है, वो कैसा होता है, हाइड्रोफिलिक होगा, तो इस तरीके से करके लिखते जाएंगे। इसका जो हेड है, ठीक है, दैट इज हाइड्रोफिलिक, और इसका जो टेल है दैट इज हाइड्रोफोबिक। कितना आसान हो गया, इससे साफ साफ दिख रहा है आपको, है ना। तो जिसकी वजह से हम लोग कहते हैं इसके पास क्या है, पोलर हेड और नॉन पोलर टेल। ये सब 4-5 पॉइंट बनता है, ये मैंने यहीं पे निपटा दिया है ना, नॉन पोलर टेल। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिएगा इसका, आगे बढ़ रही हूँ मैं। टेल कैसा होता है इसका, नॉन पोलर होता है, बस यहीं पे फिनिश हो गया सब। आगे चलिए, अब फॉस्फोलिपिड्स के मेम्ब्रेन को आपने देखा था, ये कोलेस्ट्रॉल भी कैरी करने का काम करता है। लिख लेते हैं क्या जाता है लिखने में, है ना, देखा आपने तो लिखिए। ये रफ पेज है, मैं इसको हटा देती हूँ, ये देखिए। चलिए आगे बढ़िए। मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड्स membrane also carry कोलेस्ट्रॉल भी कैरी करने का काम करता है ये कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। आगे देखिए, अब ये आपने देखा, नोटिस करा कि इसमें क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स, मतलब शुगर भी तो इम्बेडेड थे ना, ऊपर नीचे जगह जगह पे शुगर भी प्रेजेंट था, ठीक है।
cell membranes also possess proteins and carbohydrates. थोड़ा हैंग कर रहा है। Cell membranes also possess protein and carbohydrates ठीक है, ये भी होगा इसके पास प्रेजेंट। अब एक चीज हमेशा याद रखना है, मैं जो यहाँ पे समझाना चाहती हूँ आपको, देखिए अभी आपने मेनली क्या सीखा कि इसके पास बहुत सारी चीजें प्रेजेंट होती है, तो जिसमें से प्रोटीन और लिपिड, इन दोनों का परसेंटेज जो है वो सेल टू सेल वेरी करेगा। मतलब कि कोई कॉपीराइटेड पत्थर की लकीर नहीं है कि अगर आरबीसी के अंदर 52%, 52% प्रोटीन और 40% लिपिड है तो दुनिया के सारे सेल में उतना ही होगा, नहीं। हाँ, ये नीट का क्वेश्चन जरूर बनता है, लेकिन आपको एक बात याद रखना है कि इनका जो रेशियो प्रोपोर्शन है वो सेल टू सेल वेरी करता है, सेल टू सेल चेंज होता है। तो मैंने आपको ये बात बता दी। तो नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, द रेशियो of protein and lipids vary from cell to cell, ठीक है, ये वेरी करेगा वहां पे। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें आरबीसी, एरिथ्रोसाइट मतलब क्या होता है? आरबीसी, एरिथ्रो मतलब रेड और साइट मतलब सेल। एरिथ्रोसाइट मीन्स आरबीसी को अगर हम लोग देखते हैं तो आरबीसी की क्या खासियत है कि इसके पास, आरबीसी के पास यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं इसका प्रोटीन और लिपिड, ठीक है। तो प्रोटीन कंटेंट इसके पास 52% है और लिपिड कंटेंट इसके पास 40% है। लिपिड कंटेंट इसके पास 40% है, ठीक है। अब प्रोटीन्स की बात करेंगे हम लोग, दूसरा ही पेज ले लेते हैं उसके लिए। चलिए इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ रही हूँ मैं। अब मैंने आपको बताया कि प्रोटीन्स जो है वो तरह तरह के डिफरेंट टाइप के इसमें प्रेजेंट होते हैं। जो बाहर की तरफ फंसा रह जाता है उसको पेरिफेरल प्रोटीन बोलते हैं, जो अंदर की तरफ पेनिट्रेट करता है उसको इंटीग्रल प्रोटीन बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, प्रोटीन की बात करते हैं हम लोग। प्रोटीन्स जो है इसमें, प्रोटीन्स या मेम्ब्रेन प्रोटीन्स कर देती हूँ, ज्यादा अच्छा लगेगा, अलग से भी दिखेगा तो आप समझ जाएंगे। मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, ये जो मेम्ब्रेन प्रोटीन्स है इसमें बेसिकली आपने क्या क्या देखा अभी तक कि ये प्रोटीन्स हैं इंटीग्रल प्रोटीन्स और पेरिफेरल प्रोटीन्स। पेरीफेरी मतलब होता है ना आउटर, पेरीफेरी पे, पेरिफेरल प्रोटीन्स। अब जब इंटीग्रल प्रोटीन के रिगार्डिंग हम लोग बात करते हैं
तो इंटीग्रल प्रोटीन का मतलब हो गया यहाँ पे ये जो इंटीग्रल प्रोटीन है, ठीक है। तो इंटीग्रल प्रोटीन पार्शियली और टोटली, मतलब अधूरा भी उसमें पेनिट्रेट कर सकता है और पूरा भी पेनिट्रेट कर सकता है। तो ऐसे करके लिख लीजिए, इंटीग्रल प्रोटीन्स, इंटीग्रल प्रोटीन्स partially और totally BURIED buried in, मतलब होता ना धसा हुआ उसमें, in the membrane, in the membrane, ठीक है। पेरिफेरल प्रोटीन जो है ये बाहर की तरफ था, मतलब पेरीफेरी पे बाहर प्रेजेंट था। तो पेरिफेरल प्रोटीन जो है वो सरफेस पे लाई करेगा, मतलब सरफेस पर ही तैरता रहेगा। तो पेरिफेरल प्रोटीन्स, पेरिफेरल प्रोटीन्स, peripheral proteins lie on the surface, lie on the surface of membrane। तो अगर किसी ने आपसे पूछ लिया व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन इंटीग्रल प्रोटीन्स एंड पेरिफेरल प्रोटीन्स, तो ये आपको वहां पे एक्सप्लेन करना है। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, आगे बढ़ रही हूं मैं। समझ तो आपको सारी चीजें आ रही होंगी, समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, आसान है, आसान सा टॉपिक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर जो सेल मेम्ब्रेन है उसका नेचर जो फ्लेक्सिबल ना हुआ तो क्या होगा? फ्लेक्सिबल नहीं होगा तो सेल ग्रोथ नहीं करेगा, फ्लेक्सिबल नहीं हुआ तो सेल डिवीजन नहीं करेगा, फ्लेक्सिबल नहीं हुआ तो इंटरसेलुलर जंक्शंस नहीं बनाएगा, या सिक्रीशन नहीं करेगा। तो ये सारे काम किसकी वजह से होता है? इसके मेम्ब्रेन के फ्लूइड नेचर होने की वजह से होता है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। ऐसे करके आप लिख लीजिए, इंपॉर्टेंस ऑफ, इंपॉर्टेंस, इंपॉर्टेंस ऑफ fluid nature, importance of fluid nature of, nature of membrane या cell membrane, cell membrane क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, क्यों जरूरी है, ऐसे याद रहेगा आपको। चलिए इसलिए जरूरी है कि अगर ये फ्लूइड नेचर का नहीं हुआ तो क्या होगा? सेल डिवीजन नहीं होगा। तो चलिए आगे लिखिए, या सीधा फंक्शन से लिख देती हूँ, इंपॉर्टेंस ऑफ। पहला लिख लीजिए इसमें सेल ग्रोथ, इसके लिए जरूरी है। सेल ग्रोथ नहीं होगा, सेल डिवीजन नहीं होगा, सेल डिवीजन नहीं होगा, देन सेल डिवीजन अगर नहीं होगा तो अच्छा, सेल डिवीजन के लिए और भी, अच्छा ये सेल, एक सेल, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा एंड सो ऑन, ये जो जहां जहां पे जुड़ा हुआ है इसको जंक्शन बोलते हैं। तो भाई फ्लूइडी नेचर का नहीं होगा तो ये चिपकेगा कैसे, है ना? तो सेल इंटरसेलुलर जंक्शंस भी नहीं बन पाएंगे तब। तो और किसके लिए जरूरी है ये इंटरसेलुलर जंक्शन, इंटर इंटरसेलुलर जंक्शन, इंटरसेलुलर जंक्शन।
देन सिक्रीशन में हेल्प करेगा। सिक्रीट बेचारा करेगा कैसे, अगर पत्थर की तरह बिल्कुल ही टफ होगा, हार्ड होगा, बोलेगा ना भाई मैं तो किसी चीज को आने जाने दूंगा ही नहीं, सिक्रीशन भी नहीं कर पाएगा बेचारा। और देखिए एक चीज और है, जब सेल किसी चीज को बाहर से अंदर की तरफ ले लेता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एंडोसाइटोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंडोसाइटोसिस बोलते हैं। तो एंडोसाइटोसिस भी तो तभी होगा ना जब ये फ्लेक्सिबल फ्लूइडी नेचर का होगा। नेक्स्ट लिख लीजिए, एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस ये आपने लिखा कि इसके फ्लूइड नेचर होने का क्या क्या फायदा है, ठीक है। और ये सब किसकी वजह से हो पा रहा है, क्योंकि ये क्या है, सिलेक्टिवली परमिएबल। ये तो बार बार आप सुनते ही आ रहे हैं कि कैसा होता है, ये सिलेक्टिवली परमिएबल होता है। अब सेल किस किस चीज में और हेल्प करता है एंडोसाइटोसिस में, अच्छा फ्लूइडी नेचर का है तो इसकी वजह से क्या करेगा, ये पैसिव ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। अच्छा पैसिव ट्रांसपोर्ट मतलब क्या होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट देखिए, पैसिव मतलब होता है देयर इज नो एनी रिक्वायरमेंट ऑफ एटीपी और एनर्जी। पैसिव हम लोग कहते नहीं है, ये स्टूडेंट बहुत पैसिव है, जैसे बार बार रिपीट करके आप किसी कोई काम बोल रहे हो, कुछ सुन ही नहीं रहा है, अपनी मर्जी से वो चल रहा है, तो उसको पैसिव बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं, पैसिव। तो सेल मेम्ब्रेन की ये भी खासियत है कि कई ऐसी चीजें हैं जो जैसे यहाँ पे बाहर आया, बोलेगा अच्छा भाई ठीक है तुम जाओ डिफ्यूज कर जाओ, ये बिना कोई मेहनत मशक्कत किए हुए, बिना एनर्जी लगाए हुए आसानी से उसको अंदर जाने देगा। कोई ऐसी चीज हुई, कोई मॉलिक्यूल बाहर जाना चाहता है, हाँ भाई ठीक है तुम बाहर चले जाओ। इसको पैसिव ट्रांसपोर्ट का मतलब तो आपको पता ही है, पैसिव ट्रांसपोर्ट में हेल्प करेगा। पैसिव ट्रांसपोर्ट में हेल्प करने के साथ साथ और क्या करेगा, ये ऑस्मोसिस में हेल्प करेगा। आप जो डिफ्यूजन की डेफिनेशन लिखते हैं, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स और आयंस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन इज नोन एज डिफ्यूजन। तो जब वो किसी मेम्ब्रेन के थ्रू होता है तो उसको लोग ऑस्मोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं। और जब ये एटीपी रिक्वायरमेंट के थ्रू उसमें हेल्प करता है उसको ट्रांसपोर्ट कराने में, उसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। इसमें भी मेम्ब्रेन ही हेल्प करता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ब्रैकेट में लिख लीजिए रिक्वायर्स एटीपी और एनर्जी। चलिए हो गया ये, इस पेज का लीजिए स्क्रीनशॉट। ये हो गया आपका सेल मेम्ब्रेन फिनिश। इसमें कोई डाउट तो नहीं किसी को, क्लियर है। अब सेल वॉल की पढ़ाई करेंगे हम लोग। नेक्स्ट जो है हमारा दैट इज सेल वॉल। ये हो गया होगा। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं अगला ऑर्गेनेल जो है हमारा दैट इज सेल वॉल। एक चीज तो आपको पता है कि सेल वॉल इज कॉपीराइटेड फॉर ओनली प्लांट्स, और उसके सिवा अगर आप और पढ़ना चाहते हैं तो ये फंजाई में पाया जाएगा, लेकिन दोनों का नेचर जो है वो अलग अलग होता है। दोनों का नेचर क्या होता है, अलग अलग होता है, ठीक है। और सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन सेल वॉल की खासियत ये है कि सेल वॉल जो है ये नॉन लिविंग है। सेल वॉल क्या है, एक नॉन लिविंग, नॉट लिविंग, एक नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर है। रिजिड मतलब टफ होता है, नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर होता है, ये रिजिड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अगर हम लोग सेल वॉल फॉर्मेशन देखना चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं, सेल वॉल फॉर्मेशन देखना चाहते हैं, प्राइमरी सेल वॉल बनेगा, फिर सेकेंडरी सेल वॉल बनेगा, फिर एक प्लांट सेल दूसरे से कनेक्ट होगा किसके थ्रू, मिडिल लैमेला के थ्रू। मिडिल लैमेला कई बार मैंने आपको बताया भी है, फिर से वापस डायग्राम की हेल्प से आप देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा। मिडिल लैमेला, दो प्लांट सेल किससे जुड़े होते हैं, जैसे आपने देखा होगा कोई बिल्डिंग बना रहा होता है, कोई वहां पे जो पर्सन होता है तो उसको सीमेंट से जोड़ने का काम करता है ना, सीमेंटिंग करने का काम करता है। एग्जैक्टली उसी तरीके से दो प्लांट सेल्स जो हैं वो कैसे जुड़ते हैं, दो प्लांट सेल जो है, ये एक स्कीमेटिक डायग्राम है,
और अगर आप इसका 3D व्यू देखना चाहते हैं तो ऐसा दिखता है, एक स्कीमेटिक डायग्राम है ये, कोई ऐसा नहीं है कि, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये देखिए, जब हम किसको देखना चाहते हैं, प्लांट सेल वॉल को देखना चाहते हैं, तो प्लांट सेल वॉल की खासियत ये है कि ये एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे, किसके हेल्प से जुड़ते हैं, तो जुड़ते हैं मिडिल लैमेला के हेल्प से। इसमें एक सीमेंटिंग मटेरियल होता है, उसका नाम क्या है, मिडिल लैमेला है। क्या नाम है उसका, मिडिल लैमेला। यहाँ पे लिखा हुआ भी है मिडिल लैमेला। आपको ये ग्रीन वाला डायग्राम देख के मोटे तौर पे समझ आ रहा होगा कि अच्छा मिडिल लैमेला क्या होता है। जैसे मकान बनाने के लिए एक ईंट को दूसरे से कैसे जोड़ते हैं, एक ईंट को दूसरे से आप जोड़ते हैं विद द हेल्प ऑफ सीमेंट, है ना। एग्जैक्टली उसी तरीके से जो मिडिल लैमेला है, क्या है, मिडिल लैमेला है, एक प्लांट सेल को दूसरे प्लांट सेल से जोड़ने का काम करता है। ठीक है, आप बोलेंगे अच्छा ठीक है, हमें इतना तो समझ आ गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि जब हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं किसको, कि जो प्लांट का सेल वॉल है, प्लांट का क्या है, सेल वॉल है, तो अब इसमें भी अलग ड्रामेबाजी है, एक प्राइमरी है एक सेकेंडरी है। बहुत आसान एक्सप्लेनेशन है, बस आप समझिएगा। देखिए, अब इस डायग्राम में ऊपर वाला तो खैर बहुत ही आसान है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। ये मान लीजिए सेल 1 है, ये सेल 2 है, ये सेल 3 है, सब जो जुड़े हुए एक सीमेंटिक मटेरियल जो है, दैट इज मिडिल लैमेला, कहानी खत्म, बस। ठीक है, प्राइमरी सेल वॉल है, और प्राइमरी सेल वॉल के, ग्रीन वाला प्राइमरी सेल वॉल है, प्राइमरी सेल वॉल के अंदर की तरफ सेकेंडरी वॉल बनता है, याद रखिएगा। और प्लाज्मोडेस्माटा तो मैंने आपको समझा ही रखा है, बहुत प्रोमिनेंट यहाँ पे नहीं है, इसलिए मैं डिस्कस नहीं करूंगी। प्लाज्मोडेस्माटा देखिए, यहाँ पे ये जो पैसेज आपको ब्लैक कलर से बनाया जा रहा है, ये ज्यादा बेटर है। तो प्लाज्मोडेस्माटा और डेस्मोटिब्यूल वो पैसेज है जो कि क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। ठीक है, सीखा हुआ है आपने। तो adjacent plant cells are joined or connected by a specific cementing material is known as middle lamella। क्या बोलते हैं हम लोग उसको, मिडिल लैमेला बोलते हैं। ठीक है, ये तो प्लांट का हमने देखा है, लेकिन अगर आप देखना चाहते हैं कि सेल वॉल प्रेजेंट होना किस किस का इंपॉर्टेंट फीचर है, तो ये इंपॉर्टेंट फीचर है किस किस का, किस किस में ये इंपॉर्टेंट तौर पे पाया जाता है। सेल वॉल इज प्रेजेंट इन, सेल वॉल इज प्रेजेंट इन, प्लांट्स में भी पाया जाएगा, प्लांट्स एंड फंजाई में भी पाया जाता है, प्लांट्स में और फंजाई में पाया जाता है। ठीक है, सेल को ये प्रोटेक्ट करने के साथ साथ मैकेनिकल डैमेज और इन्फेक्शन से भी बचाता है। ठीक है, तो सेल वॉल प्रोटेक्ट्स सेल, ऐसे कर लीजिए, सेल वॉल प्रोटेक्ट्स, सेल वॉल प्रोटेक्ट्स सेल फ्रॉम मैकेनिकल, damage and infections, damage and infections। ठीक, ये भी हो गया। आगे देखिए, सेल टू सेल इंटरेक्शन अगर आप कराना चाहते हैं तो उसके लिए कौन हेल्प करता है, प्लाज्मोडेस्माटा। तो लिख लीजिए, आपको पता है ऑलरेडी, प्लाज्मोडेस्माटा, DESMATA, और डेस्मोटिब्यूल, TUBULE, प्लाज्मोडेस्माटा और डेस्मोटिब्यूल। इसको थोड़ा इधर ही शिफ्ट कर देते हैं, कुछ छोटा करके, प्लाज्मोडेस्माटा और डेस्मोटिब्यूल सेल टू सेल इंटरेक्शन में हेल्प करता है। किसमें हेल्प करता है, ये तो कुछ हो ही नहीं रहा, मूव ही नहीं कर रहा है, सच जाने दीजिए। प्लाज्मोडेस्माटा और डेस्मोटिब्यूल, नीचे लिख देती हूँ, यहाँ लिख लीजिए, हेल्प्स इन इट it helps in cell to cell interaction। बहुत है, बट
बस आप समझ सकते हैं, सेल टू सेल इंटरैक्शन। सेल टू सेल इंटरैक्शन, ठीक है। आगे देखिए, अब मिडिल लैमेला लिख ही लीजिए, जब इतना लिख लिया आपने तो। मिडिल लैमेला, मिडिल लैमेला, मिडिल लैमेला, मिडिल लैमेला is the specific is the specific is the specific cementing material is the specific cementing material which joins adjacent plant cells। adjacent मतलब आजू बाजू वाले, adjacent plant cells। adjacent plant cells को ये क्या करता है, जोड़ने का काम करता है, ठीक। और एक बात और है, ये हमेशा याद रखना है कि सेकेंडरी वॉल जो है वो ऑलवेज इनर साइड की तरफ फॉर्म होता है। सेकेंडरी वॉल किधर की तरफ बनता है, इनर साइड की तरफ बनता है ये। चलिए इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ रही हूँ मैं, बहुत ज्यादा खिचड़ी बनाने को फायदा नहीं है। नेक्स्ट पेज में ले लेती हूँ। चलिए आगे देखिए, जो सेल वॉल है, जो क्या है, सेल वॉल है, इसमें आपने क्या सीखा, एक है प्राइमरी सेल वॉल और एक है सेकेंडरी वॉल। एक है आपका प्राइमरी वॉल, प्राइमरी वॉल, और एक है आपका सेकेंडरी वॉल। अब जो प्राइमरी वॉल है, जो क्या है यहाँ पे, पहले प्राइमरी वॉल यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग। प्राइमरी वॉल जो है, यंग प्लांट का जब वॉल बनता है तो वो क्या है, प्राइमरी वॉल है। प्राइमरी वॉल इज द, ऐसे लिख लीजिए, प्राइमरी वॉल, प्राइमरी वॉल इज द cell wall of a young plant, cell wall of a young plant cell, of a young plant cell which is capable, which is capable of growth। ये ग्रोथ में कैपेबल होगा। आगे देखिए, सेकेंडरी वॉल पे आइए। सेकेंडरी वॉल जो है ये इनर साइड की तरफ बनता है, ठीक है। और इसमें एक और खासियत है कि जब सेल बहुत ज्यादा मैच्योर हो जाएगा तो ये बेचारा प्राइमरी वॉल जो है ना, बहुत धीरे 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 करके बेचारा पतला होता चला जाता है। तो विच ग्रेजुअली, which gradually diminishes, which gradually diminishes as the cell matures, as the cell matures।
ठीक है, जैसे मैच्योर हो गई बेचारा डिमिनिश होता चला जाएगा। इधर आइए सेकेंडरी वॉल की तरफ। ठीक है, सेकेंडरी वॉल जो है इनर साइड की तरफ बनता है, मतलब अंदर की तरफ बनेगा। सेकेंडरी वॉल, secondary wall, secondary wall is formed inside. Secondary wall is formed on the inner side, formed on the inner, formed on the inner side. Inner side मतलब towards membrane. Inner side मतलब towards membrane. Inner side of the cell. चलिए, हो गया ये। और यहाँ पे पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए। नेचर रह गया मिडिल लैमेला का, जो मैं पिछले पेज बड़ी नोट कर देती हूँ, क्योंकि मिडिल लैमेला के नीचे मैंने कुछ लिखा नहीं है वहां पे। सबसे ज्यादा नीट में पूछा जाता है कि मिडिल लैमेला किसका बना होता है, तो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट का बना होता है। ये देखिए यहाँ पे मेरे पास है नीचे जगह, इसका नेचर क्या होता है यही लिख देती हूँ, थोड़ा सा है स्पेस। मिडिल लैमेला, मिडिल लैमेला middle lamella is made up of calcium and magnesium pectate. Calcium and magnesium pectate. चलिए वापस ले लीजिए स्क्रीनशॉट इसका। सेल वॉल समझने में कोई दिक्कत किसी को? यहाँ तक क्लियर है बिल्कुल? यस मैम। मैम इससे जो मिडिल पिछले वाले लैमेला, पेज, मैम हाँ इसमें बोलिए। एक डाउट रह गया था पीछे, एक पेज पीछे कीजिएगा। हाँ ये लीजिए। यस मैम, ये एक्टिव लास्ट पॉइंट लिखिए ना आप, एक्टिव हाँ हाँ ट्रांसपोर्ट हाँ रिक्वायर्ड हाँ। एटीपी एनर्जी। मैम वो, यस मैम, वो पॉइंट समझ नहीं आया था। क्लास देखिए, एंड होने के बाद पूछने ही वाले थे ये पॉइंट। अच्छा देखिए मैं समझा देती हूँ। सपोज कीजिए, वो हम लोग निकालते हैं फ्लूइड मोजाइक मॉडल। हाँ ये आ गया, ठीक है। सपोज कीजिए कि यहाँ पे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये पूरा क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। अब इसके बाहर में यहाँ पे मॉलिक्यूल जो है ये वेट कर रहा है अंदर जाने के लिए, ये चाहता है कि मुझे अंदर जाना है, ठीक है। लेकिन ये कभी भी किसी भी कीमत पे, ये जो मॉलिक्यूल मैंने यहाँ पे बनाया है रेड कलर का, ये कभी भी एंटर हो ही नहीं सकता, डिफ्यूजन के थ्रू नहीं हो सकता, और इसको सिंपल ऑस्मोसिस के थ्रू नहीं हो सकता। तो होगा क्या, अब यहाँ से एटीपी आएगा। कौन आएगा? एटीपी आएगा। एटीपी इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, ठीक है। ये एटीपी क्या करता है, एटीपी क्योंकि एनर्जी का फॉर्म है, ये इसको जबरदस्ती पुश करके, तो एटीपी के बारे में बोला जाता है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। एटीपी इतना पावरफुल है कि ये लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन भी, अगर मान लीजिए कि इस साइड में लोअर कंसंट्रेशन है और इस साइड में अगर हायर कंसंट्रेशन है, तो इतना पावरफुल है ये, क्योंकि आप एनर्जी लगा रहे हैं ना, तो लोअर कंसंट्रेशन से धक्के मार के हायर कंसंट्रेशन की तरफ भी भेज सकता है। अब आया समझ में? उसको हम लोग यस एक्टिव मैम। ट्रांसपोर्ट बोलते हैं, ठीक है। जब एटीपी क्योंकि एनर्जी है, तो ये तो पावरफुल होगा, तो ये अपने पावर से क्या कर सकता है, चीजों को लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करा सकता है। और कोई डाउट किसी को? नो मैम। हाँ क्लियर है, और कोई डाउट तो नहीं किसी को? बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं। चलिए लीव करती हूँ मैं।